हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टॉपिक वाइज सीरीज में। आज एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आइए आपको दिखा देते हैं चित्र से आप बहुत ज़्यादा बार वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे तो ये टॉपिक ज़रूर कराया गया होगा, आपके स्कूल कॉलेजेस में कराया गया होगा। इनफैक्ट मैंने अभी अपनी लाइव क्लास में ये टॉपिक्स को कवर कर दिया है। आज मैं छोटी वीडियो इसलिए इस टॉपिक पे डिजाइन कर रहा हूं कि एक छोटी सी वीडियो देख के आप इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे से दिमाग में फिट कर पाएं। और यकीन मानिए वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिसके बाद जिंदगी भर ये वाला डेरिवेशन आपके दिमाग से नहीं जाएगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। सो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ आएगा। टॉपिक आपका ये है, ये आपका डेरिवेशन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि एक समान आवेशित अनंत समतल चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर यह भी पूछ सकता है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहां पे एक चालक चादर है जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये एक चादर है। चादर मतलब सीट आप इसको मान सकते हैं। ये चादर की जगह पे शीट भी लिखा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे एक चादर है, यानी कि एक सीट है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस पे प्लस क्यू आवेश भी वितरित हो सकता है, माइनस क्यू आवेश भी वितरित हो सकता है। सो हम ज्यादातर केसेस में प्लस क्यू आवेश वितरित करते हुए मानते हैं। डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर माइनस क्यू आवेश वितरित रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, और प्लस क्यू आवेश वितरित रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी। प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? आवेश से बाहर की ओर होती है, और ऋण आवेश पर बाहर से अंदर की ओर होती है। तो अगर हम इस चालक चादर पर ऋण आवेश वितरित करें तो अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और अगर प्लस आवेश वितरित करें तो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बस यही बात आपको मुझे समझानी है। उसके बाद आप बहुत आसान तरीके से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। सो हमारा टॉपिक यह है कि एक चादर हमारे पास है, एक सीट हमारे पास है, ठीक है। इस सीट पर जो आवेश वितरित किया गया है उसके कारण इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P हमने ले लिया। अब इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ, या इससे कुछ और दूरी पर हमने एक ऑपोजिट साइड में P' बिंदु ले लिया, तो इस P' पर कितना वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए इसके रचना में आप लिखेंगे कि चालक चादर से निकट चालक पर आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक गोलीय नहीं कहेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो कि उस चालक के अंदर से होकर जा रहा होगा, ठीक है। ये चालक है, चालक के अंदर से एक बेलनाकार आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया, जिसका एक पॉइंट P' है, दूसरा पॉइंट P है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्टेप में आप इस डेरिवेशन के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप याद रखिएगा, यह स्टेप मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप डेरिवेशन को याद कर सके। सबसे पहला स्टेप यह है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप एक बार फ्लक्स निकाल लीजिए और एक बार गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से फ्लक्स निकालने के बाद दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो बच्चों यहां पे अगर हम परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हमें यह चाहिए कि इस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यह हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये एक काल्पनिक बंद आपका पृष्ठ है,
जो कि क्या है, एक बेलनाकार टाइप का है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके लिए हम इसके वक्रीय पृष्ठ पर, भाई बेलन में अगर आपने गौर किया होगा बच्चों, एक बेलन को अगर आपने ध्यान से गौर किया होगा तो इसमें एक वक्रीय पृष्ठ होता है इस तरीके वाला ऐसे, और दो आपका समतल पृष्ठ होता है, एक ऊपर वाला समतल पृष्ठ, एक नीचे वाला समतल पृष्ठ, और एक ये वाला जो ऐसे घूमा होता है इस तरीके से, वो होता है आपका वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, वक्रीय पृष्ठ। तो तीन चीजें होती हैं, तीन सरफेस एक तरीके से आप इसमें मान सकते हैं। सो सेम इसी तरीके से जो ये जो चादर के अंदर से ये जो बेलन गया है, इसमें भी तीन होगा। तो इसके समतल पृष्ठ पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए, यहां पे भी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए, और इसके वक्र पृष्ठ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए। सर क्यों छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको पूरे किसी बंद असममित आकृति का फ्लक्स निकालना हो तो एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लीजिए, और उसका अगर समाकलन कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल का आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है कि फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, पाई बराबर ई डॉट ए वाले फॉर्मूले से, ये मैंने आपको बताया था, ये कॉस थीटा या ई डॉट ए आप कह सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए है क्षेत्रफल सदिश। तो इन पॉइंट्स पर जहां जहां हमने छोटे से क्षेत्रफल माना है, वहां वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम उससे रिलेटेड फ्लक्स निकाल पाएंगे, उस छोटे से क्षेत्रफल से रिलेटेड फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो यहां पे आप मुझे बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो अगर एक मान लीजिए बच्चों, ये एक शीट है, ये मेरा मोबाइल एक शीट है, और इस सीट पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, धनात्मक आवेश वितरित है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इस तरीके से होगी, इस पेन के जैसे, क्योंकि धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, तो इसलिए यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की साइड होगी। समझ आया? और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? तो हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा सतह के लंबवत होती है। तो अगर सतह इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल सदिश भी आपका इस प्रकार से होगा, इसके लंबवत, इस सतह के लंबवत। तो यहां पे आपका क्षेत्रफल सदिश यानी डीए वेक्टर भी आपका इसी दिशा में होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री, यानी समतल पृष्ठ पर थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश है, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ हो गया। क्षेत्रफल सदिश भी हम पृष्ठ के लंबवत निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डीए वेक्टर इधर हो गया, तो यहां पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। लेकिन यहां पे कहानी कुछ अलग होगी। यहां पे जो हमने छोटा सा ये क्षेत्रफल डीए लिया है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ होगा। अब आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि जरा देखिए, अब मेरे पास कोई बेलनाकार चीज ही नहीं है। मान लीजिए इस पेन को ही बेलनाकार हम मान लेते हैं। सो बेलनाकार का ये जो वक्रीय भाग है, इसका लंबवत क्या है? ऐसे, इस वक्रीय सतह के लंबवत ऐसे, तो इसलिए डीए की दिशा ऊपर की तरफ है। चूंकि प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी। तो अब इनके बीच का कोण क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब तीनों चीज आपको समझा दिया मैंने। अब आप इस पूरे बेलनाकार सतह से या इस पूरे बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो कुल फ्लक्स होगा गॉसियन, ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, फाई कुल यानी फाई टोटल, वो हो जाएगा फाई समतल 1 प्लस पाई समतल के बाद क्या है? वक्रीय, वक्रीय, और प्लस उसके बाद क्या है? ये फाई समतल 2, फाई समतल 2 के, और फाई क्या है बच्चों? फ्लक्स। तो आप मुझे ये बताइए कि समतल 1 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो फाई कुल बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? तो फाई कुल बराबर हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से। और चूंकि हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, हमें पूरे समतल क्षेत्रफल, पूरे समतल
वो जो क्षेत्र है उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो इसलिए हम समाकलन कर देंगे सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस यहां पे वक्रीय के लिए भी समाकलन कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, पूरे बेलनाकार के वक्रीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ई डी ए कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा का मान नहीं रखेंगे बच्चों। फिर समतल 2 के लिए सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान बच्चों रख दीजिए, एक एक करके ध्यान से रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप मुझे ये बताइए समतल 1 पे थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। देखिए ध्यान से, समतल 1 पे थीटा का मान 0 डिग्री है, तो फाई कुल बराबर कितना हो जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस वक्रीय के लिए कितना है, तो थीटा बराबर ये देखिए 90 डिग्री। दिख रहा है बच्चों? यस सर। तो सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और अब ध्यान से देखिएगा, फिर समतल 2 के लिए अब देख लीजिए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है सर, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और मुझे अब ये बताइए बच्चों, आपकी कॉस 0 का मान, आपके मैथ वाले मार्ट साहब ने कुछ बताया होगा, क्या बताया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से, बिल्कुल सही बताया, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो अब रखते जाइए, यहां पे 1 रख देंगे तो ई डी ए इंटीग्रेशन ई डी ए, यहां पे 0 रख देंगे, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0, तो इसको हटा दीजिए, यहां पे 1 रखेंगे तो ई डी ए हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाई कुल बराबर सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए प्लस सर्कुलर इंटीग्रल ई डी ए। सर्कुलर इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं जब कोई बंद पृष्ठ होता है, बेलन क्या होता है, एक बंद पृष्ठ होता है, सो इसीलिए हमने यहां पे सर्कुलर इंटीग्रल उपयोग किया। फाई कुल बराबर कितना हो जाएगा, आप ई को बाहर लाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा सर्कुलर इंटीग्रल डी ए, यानी कि डी ए का आप समाकलन आपका करना है। सो यहां पे भी ई को बाहर लेके आएंगे, यहां पे भी बच्चों ई को बाहर लाएंगे, तो सर्कुलर इंटीग्रल डी ए। और अब जरा ध्यान से आप देखेंगे तो ये छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है, तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूरा समतल वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा, ए होगा, ये भी ए होगा। जब छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। तो अब रखते जाइए, इस डी ए की जगह पे ए, इसकी जगह पे ए, यहां पे लिख देंगे, चूंकि सर्कुलर इंटीग्रल डी ए बराबर ए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। तो फाई कुल बराबर कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, यानी ट्वाइस ई ए, यानी कि 2EA आप लिख सकते हैं। सो फाई कुल पहले स्टेप से तो आपने निकाल लिया, अब दूसरा स्टेप आपको क्या उपयोग करना है यह भी मैं बता देता हूं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से यह पूरा प्रोसेस अपना के फाई कुल का मान निकाल लिया और इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब हम दूसरा स्टेप उपयोग करेंगे और दूसरा स्टेप उपयोग करते ही जैसे ही आंसर आएगा उसको मिला देंगे, उसको कंबाइन कर देंगे, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो अब अपन क्या कर देंगे, अब हम लिखेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सो स्टेप 2 क्या है, गॉस के प्रमेय से, चूंकि ये गॉस के प्रमेय से, एक बात मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ये चालक चादर के अंदर जो आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है वो एक बेलनाकार पृष्ठ है और बेलन एक बंद पृष्ठ होता है। सो बंद पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लगता ही लगता है। तो गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकाल लीजिए। सो गॉस ने यह कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का, यानी उस मान लीजिए उस पृष्ठ पर Q आवेश है तो Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई कुल बराबर Q/ε0, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 लिखने से पहले एक काम और कर लेंगे, उसके बाद समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। फाई कुल बराबर Q/ε0, ठीक है। लेकिन आप यहां पे लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं बेलन एक ऐसा एक तरीके से आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और आयतन सब होता है, यानी एक पृष्ठ की तरीके से आप उसको काम में ले सकते हैं। तो
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते हैं क्या कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व भाई चालक चादर क्या है, एक पृष्ठ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। तो यहां से Q का मान निकाल लीजिए, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब सर Q का मान आपने क्यों निकाला, क्योंकि इस Q का मान लाके ऊपर रखना है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप Q की जगह पे ये रख देंगे, सो फाई कुल बराबर कितना आ जाएगा, फाई कुल बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा इंटू A बटे में एप्सिलॉन 0। और इसको मान लीजिए बच्चों क्या, समीकरण नंबर 2। और बस लास्ट स्टेप आपका डेरिवेशन हो गया। स्टेप नंबर 3 और डेरिवेशन आपके सामने है, बहुत ही प्यारे अंदाज में आई थिंक मैंने बताया। यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से, समीकरण नंबर 1 क्या है, 2EA, समीकरण नंबर 2 क्या है, सिग्मा इंटू A बटे एप्सिलॉन 0। तो फाई कुल से फाई कुल कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ LHS में फाई कुल है, तो RHS बराबर हो जाएगा। सो ऐसी स्थिति में आप यहां पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से 2EA बराबर, इधर की साइड क्या है, सिग्मा इंटू A और बटे में एप्सिलॉन 0। दोनों तरफ जब दो चीजें बराबर होती हैं तो उसको काट देते हैं, A इधर भी है, A इधर भी है, दोनों को काट दिया। सो हमको क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर इस 2 को नीचे भेज दीजिए, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया आपका अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि 2 मीटर पे तो इतना है, 4 मीटर पे कितना होगा। तो यहां पे इस फॉर्मूला में कहीं भी आप मुझे बता दीजिए दूरी का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है। तो चालक चादर से चाहे इतनी दूरी पे देखें, चाहे इतनी दूरी पे देखें, चाहे कितनी भी दूरी पे देखें, वैल्यू कांस्टेंट आएगा, यानी ये वैल्यू एकदम स्थिर आएगी। ठीक है, दिशा अलग अलग आ सकती है। अगर प्लस क्यू आवेश रखेंगे, चालक चादर पे प्लस क्यू आवेश रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। अगर चादर पे माइनस क्यू आवेश रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बट वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि यहां पे दूरी का कोई भी जिक्र नहीं है। तो चालक चादर से कुछ दूरी पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, इस आवेशित समतल चादर के कुछ दूरी पर, यानी इस पॉइंट पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो सेम आएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं करता, दोनों पॉइंट पर सेम आएगा। तो पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एक समान रूप से आवेशित कोई समतल चादर है तो उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है आपका कितना, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आज की इस लेक्चर से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं लास्ट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में बच्चों यही है कि जो स्टेप मैंने बताया, स्टेप नंबर 1 में आपको मैंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और फॉर्मूला से फ्लक्स का मान निकाल लेना है, पाई बराबर EDA cos थीटा से। ठीक है, पाई कुल का मान निकाल लेना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, दूसरा स्टेप मैंने आपको यह बताया कि गॉस के प्रमेय से आपको कुल फ्लक्स निकाल लेना है, फाई कुल का मान निकाल लेना है, जो कि होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। और तीसरा स्टेप आपको मैंने यह बताया था कि दोनों की तुलना कर देना है, समीकरण नंबर 1 तथा 2 की तुलना, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना आपको कर देना है, आपका मान आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2, यहां पे तुलना कर दीजिए, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, जो कि आपका एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के टॉपिक वाइज स्टडी का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा के आपके दिमाग में सभी टॉपिक्स को फिट किया गया है।
सो आपके जो भी टॉपिक्स में डाउट है आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डलवा दूंगा। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट वाले टॉपिक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट मैं चेक करता रहूंगा और आपके टॉपिक पर किसी न किसी दिन वीडियो जरूर बना दूंगा। हो सकता है अभी बना चुका हूं, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए। मेरी लाइव क्लास इसी चैनल पे शाम को 7 बजे होती है। सो शाम को 7 बजे जरूर आइए ताकि आपकी क्लास 12th और CUET की तैयारी अच्छे से हम करा पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।